Dear friend, let's discuss this question from S.L. Oda, chapter 5, Laws of Motion, class 11. A block A of mass 14 kg moves along an inclined plane that makes an angle of 30 degree with the horizontal. तो लेट ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें गिवन है 14 किलोग्राम. अब भले इसका मास 14 kg है, लेकिन इसका जो वेट होगा, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है. W इक्वल टू कितना, mg. और जब हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में वेट के दो कंपोनेंट लेते हैं, तो पहले वो कंपोनेंट चलो हम बाद में लेंगे, आगे समझते हैं कि क्या है. अभी जो मास है ये मूव्स अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये इस प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है. दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक P ऑफ मास 14 kg बाय टॉट मास लेस स्ट्रिंग दैट रन्स अराउंड अ मासलेस फ्रिक्शन पुली. अब इसको बांध दिया है, तो ये मूव कब करेगा. देखो, मान लो कि यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है, यहाँ पर एक पुली ली, इस पुली के थ्रू एक दूसरा मास यहाँ पे लटका हुआ है, इसका भी मास हमें 14 किलोग्राम गिवन है, 14 kg. अब होगा क्या कि इसका मास 14 kg, तो इसका तो वेट तो नीचे रहेगा ना. वेट हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहते हैं, मतलब अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ. तो इसका वेट भी कितना होगा, mg. तो ये अपने वेट की वजह से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लाएगा, ऊपर की तरफ खींचेगा. ये कंडीशन है. दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड बाय अनदर ब्लॉक ऑफ बी. तो ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है. द ब्लॉक बी मूव्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अभी जो ब्लॉक बी है ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ठीक है. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, कितना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के निकालना है. तो अभी तो हमने सिस्टम समझा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, मतलब ये देख लेते कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है. तो देखो, इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे. एक तो इस तरफ जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ये हमेशा ऐसे ही होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. ये आ जाएगा mg cos थीटा. ठीक है. और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये mg sin थीटा होगा. तो ये नीचे की तरफ लाना चाहेगा इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है ऊपर की तरफ. जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ है इसका. तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ओके. तो यानी कि नीचे दो फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ, नीचे मतलब इस तरफ along this surface mg sin थीटा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है. अब जब ये दोनों बंधे हुए हैं तो इसमें टेंशन भी होगी, टेंशन T इधर और ये टेंशन T दोनों में सेम रहेगी. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती है. जनरली फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो रहेगी कितनी, mg cos थीटा. ठीक है. अब हमारे पास म्यू नहीं है और थीटा हमारे पास है, mg भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं कैसे निकालेंगे. अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. देखो, एक न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होता है वो कितना होता है, जीरो. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कितना होता है, जीरो. और आपको पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन. अब अगर मैं बी ऑब्जेक्ट की बात करूं, पहले बी की देख लेते हैं. बी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से. अब ये नीचे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से क्यों आ रहा होगा, क्योंकि जितनी इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उतनी इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बी पर नेट फोर्स जीरो है. ऑन ऑब्जेक्ट बी नेट फोर्स इज जीरो. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, यानी कि ऊपर लग रही T, उतनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, यानी कि mg. तो फर्स्ट केस के अनुसार T बराबर किसका होगा, mg के. लेटिए फर्स्ट इक्वेशन में इसको दोबारा समझा देता हूँ. देखो, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है. एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा. जब एक्सेलरेशन इसका जीरो हो तो इसका मतलब ये कि इसमें जो भी नेट फोर्स लग रही है वो जीरो होगी. अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यही तो है कि जितनी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है कौन सी है, mg,
उतनी ऊपर की तरफ फोर्स भी लग रही होगी, तो T बराबर mg। तो एक बात सुनो आप, देखो फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर ही होगा। फोर्स जीरो होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और in a straight line motion with constant speed, then it will be continuously in its original state or of the uniform motion until an external force applied on it। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg और उतनी फोर्स ऊपर भी लग रही है टेंशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट पर रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि रुका हुआ है, चल रहा होगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट केस में T इक्वल टू mg हो गया। अब ऑब्जेक्ट ए पर देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही है। और ऑब्जेक्ट बी भी मूव ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट बी में ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, टेंशन T। और नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो mg sin थीटा लग रही है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। मैंने जो नीचे वाली फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स, इसको ऊपर वाली फोर्स के बराबर रख लिया क्योंकि नेट फोर्स इस पे भी जीरो लग रही होगी। तो टेंशन बराबर mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। हमें पता है कि टेंशन mg के इक्वल है। तो देखो दोनों का मास सेम ही है, इसलिए मैं m डैश नहीं ले रहा हूँ, दोनों का मास mg मतलब दोनों का वेट सेम होगा। तो mg इक्वल टू कितना आ गया, mg sin थीटा प्लस में फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स इजिली निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी, इसको इधर ही रहने दो, ये आ जाएगा mg माइनस में mg sin थीटा, या फिर mg को अगर आप कॉमन ले भी तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। देखो फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल रहे हैं तो वो कितना आ गया, mg 1 माइनस साइन थीटा। अब सब वैल्यू पुट कर लेंगे। m कितना है 14, g की वैल्यू गिवन नहीं तो 9.8 लेते हैं। 1 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1/2। इसको हमें सोल्व करना है। मास की वैल्यू 14 है, 14 इंटू में 9.8 इंटू में 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, और ये 7 इंटू 9.8 करेंगे तो हमें फ्रिक्शन फोर्स मिलेगी 68.6 न्यूटन। अब मुझे पता है, अब निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगी, म्यू mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगी म्यू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज द सिस्टम इज मूविंग, इट इज नॉट ऑन रेस्ट, म्यू के mg cos थीटा। हमें म्यू के निकालना है, सो म्यू के विल बी इक्वल टू, देखो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल थी, फ्रिक्शन फोर्स बराबर है mg sin थीटा, mg 1 माइनस साइन थीटा के ना। तो मैं इसी को यू पुट कर लूंगा तो mg की बार बार वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, वो कट जाएगी। ये मैंने क्या करा, देखो पहले मैं यहीं पे फर्स्ट स्टेप पे समझा देता हूँ। म्यू के किसके इक्वल होगा, म्यू के बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स जो भी हमने निकाली अपॉन में mg cos थीटा के। फ्रिक्शन फोर्स हमारी कितनी थी, mg 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना आ गया mg cos थीटा। इससे फायदा ये हो कि आपको mg की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये आप इसको sec थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 माइनस 1/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, तो √3 अपॉन में 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे सो वी विल गेट 0.58। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।